नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। जैसे कि सुपर टेट का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 हम आपको करा रहे हैं, तो इससे पहले हमने इसी सेट के 20 जो है वो हिंदी के प्रश्न देखे थे स्टार्टिंग के, जो कि आपको साइड में आई बटन में वीडियो मिल जाएगा। कंप्लीट प्लेलिस्ट शिक्षक भर्ती नाम से आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी, जहाँ पर आप अदर सेट भी जो है वो देख सकते हैं। आज हम देखेंगे 30 प्रश्न, जिसमें इंग्लिश के 10 प्रश्न, संस्कृत के 10 प्रश्न और विज्ञान के 10 प्रश्न जो है वो होंगे। तो कुल मिलाकर 30 प्रश्न हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इंग्लिश के प्रश्नों से। प्रश्न नंबर 21 जो है आपका पोइट्री पर आधारित है, और ये पोइट्री जो है आपकी दे रखी है, और इस पर आधारित प्रश्न आपका दे रखा है 21 पोइट्री आपकी यहाँ तक है। और इस पर आधारित प्रश्न है कि बैक्टीरिया इज लार्ज एज माइस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन। तो सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन या नन ऑफ दिस, 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो कुल मिलाकर आपको इसमें अलंकार बताना है। जिस प्रकार हिंदी में अलंकार होते हैं, उसी प्रकार इंग्लिश में भी जो है वो अलंकार होते हैं। तो इसमें आपको अलंकार बताना है। चलिए बात करते हैं उत्तर की। सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मेटाफर जो है आपका, जिसे हम हिंदी में रूपक अलंकार कहते हैं, ये जो है इसका उदाहरण है। अगला प्रश्न 22 कह रहा है यूज द सुइटेबल कंजक्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस क्या आपका 7 years हैव पास्ड डैश आई केम हेयर। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स की जगह क्या आएगा ये आपको बताना है। फ्रॉम आएगा, व्हेन आएगा, सिंस आएगा या देन आएगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही होगा। बात करें उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर सी, सिंस जो है वो सही हो जाएगा। 7 years हैव पास्ड सिंस आई केम हेयर। अगला प्रश्न 23 कह रहा है कि इस रेगुलर एंड पंचुअल स्टूडेंट इन द फॉलोइंग सेंटेंस अ पार्ट ऑफ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सेंटेंस क्या है आपका, रेगुलर एंड पंक्चुअल स्टूडेंट्स गेट सक्सेस। तो प्रेडिकेट है, सब्जेक्ट है, दोनों है या नन ऑफ दिस। तो आपको ये बताना है कि ये आपका जो वाक्य का भाग दे रखा है, ये आपका सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, या दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। बात करें उत्तर की, आपका ऑप्शन नंबर बी, सब्जेक्ट जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 24 कह रहा है कि पुट इन द करेक्ट प्रोनाउन इन द रिपोर्टेड स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस क्या है, राम टोल्ड मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, यू शुड डू योर वर्क। अब इसका जब चेंज होगा तब क्या बनेगा, राम टोल्ड मी दैट डैश शुड डू डैश वर्क। तो आपको बताना है 2 फिल इन द ब्लैंक्स जो है इसकी जगह इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है वो आएगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आई और माई। तो राम टोल्ड मी दैट आई शुड डू, उसके बाद यहाँ पर आएगा माई वर्क। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 25 कह रहा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद एन अप्रोप्रिएट आर्टिकल। और जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, इस वीडियो का आपके लिए यही आर्टिकल से प्रश्न है। आपको बताना है कि डैश पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। तो आपको बताना है ए आएगा, द आएगा, एन आएगा या नो आर्टिकल। इन चारों में से कौन सा सही होगा, वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न 26 की तरफ। कॉम्प्रिहेंशन पर आधारित है। कॉम्प्रिहेंशन ये आपका दे रखा है, वीडियो को पॉज करके आप चाहें तो इसे पढ़ भी सकते हैं। डायरेक्ट प्रश्न की बात करते हैं, तो आ क्लोजेस्ट सिनोनिम फॉर द वर्ड सेंसिटिविटी एज यूज्ड हेयर इज। तो बात करें उत्तर की, तो सेंसिटिविटी यानी कि संवेदनशीलता, इसका पर्यायवाची यानी कि सिनोनिम जो पूछा गया है वो आपका हो जाएगा अवेयरनेस, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न 27 है राइट द मैस्कुलिन फॉर्म ऑफ बैरोनेस। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। एक्चुअल में इसमें ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक है। आपका पहला ऑप्शन जो है यहाँ पर सही होगा, परंतु बैरोनेस का जो है वो मैस्कुलिन फॉर्म आपको यानी कि पुलिंग रूप बताना है, तो वो जो है वो बैरोन होता है, BARON। ये जो है आपका सही होता है, जो कि आपको चारों ऑप्शन में देखने को नहीं मिला है। तो आपका ऑप्शन बैरोन जो है वो सही हो जाएगा यदि ऑप्शन में दे रखा होता मैस्कुलिन फॉर्म। अगला प्रश्न 28 है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस क्रॉसिंग द ब्रिज द ट्रेन हैज़ टू गो डैश अ टनल बिफोर इट कम्स टू द स्टेशन। तो फ्रॉम अ टनल, बाई अ टनल, थ्रू अ टनल या अंडर अ टनल, 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो 4 ऑप्शन है, कौन सा सही होगा। बात कर लेते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर सी, थ्रू जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा।
बढ़ते हैं अगला प्रश्न 29 की तरफ कि आइडेंटिफाई द वॉइस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस क्या आपका लेट द विंडोज बी पेंटेड, तो एक्टिव है, पासिव है, दोनों है या नन ऑफ दिस है। 4 ऑप्शन है, कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। बात कर लेते हैं उत्तर की, तो दिया गया जो वाक्य है वो आपका पासिव वॉइस में जो है वो दे रखा है। अगला लास्ट हमारा 30 प्रश्न है जो है वो इंग्लिश का है कि मेंशन अ कॉमन सुटेबल प्रीफिक्स टू द फॉलोइंग वर्ड्स। शब्द क्या आपके दे रखे हैं, चार्ज दे रखा है, गो दे रखा है, ग्राउंड दे रखा है। आपको बताना है कि प्रीफिक्स इनमें जो है वो कौन सा सही होगा जिसको लगाने पर इनका जो अर्थ है वो अर्थहीन जो है वो ना हो। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार हम आगे भी आपको अच्छे अच्छे प्रश्न प्रैक्टिस कराते रहें। तो बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर ए अंडर जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अंडर का आप यहाँ पर यूज़ करेंगे तो आपका अंडर चार्ज हो जाएगा, दूसरे वाले में यूज़ करेंगे तो अंडर गो हो जाएगा और ग्राउंड में यूज़ करेंगे तो अंडरग्राउंड जो है वो हो जाएगा। प्रीफिक्स जो है आपके पहले लगते हैं और सफिक्स जो है वो बाद में लगते हैं। चलिए बढ़ते हैं संस्कृत के 10 प्रश्नों की तरफ, जिसमें आपका 31 नंबर प्रश्न है कि पहाड़ी का पर्यायवाचक शब्द जो है वो क्या होगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा जो है वो सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका हस्त जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 32 है कि आदि का विपरीतार्थक शब्द जो है वो क्या होगा। तो विलोम शब्द आपको बताना है, आदि का अनादि होगा, सार्थक होगा, साकार होगा या आदित्य होगा। बात करें उत्तर की, तो आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अनादि जो है वो विपरीतार्थक होता है। अगला कह रहा है कि पठ धातु लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा होगा। पठतु होगा, पठताम होगा, पठ होगा या अपटाहा होगा। तो 4 ऑप्शन है, कौन सा सही होगा। देखिए पठ धातु के रूप किस प्रकार से चलते हैं लंग लकार में, अपठत, अपठताम, अपठन। तो ये सबसे पहले आपका प्रथम पुरुष में चलता है, फिर मध्यम पुरुष में जो पूछा गया है उसमें क्या होता है अपटाहा। पहला आपका एक वचन का ही पूछा गया तो अपटाहा, देखिए यहीं से जो है वो सही हो जाएगा, अपटाहा, फिर अपटतम, फिर अपटत। और इसी प्रकार उत्तम पुरुष में अपटम, अपठावाह, अपठाम, इस टाइप से जो है वो चलता है। तो आपका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि ड़ा जो है उसका उच्चारण स्थान इनमें से जो है वो कौन सा सही होगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो बात करें उत्तर की, तो इसका जो है एक सूत्र होता है संस्कृत में ऋतु रसाणाम मूर्धा। तो यदि आपको पहले भी मैंने बताया कि वर्णों के उच्चारण स्थान के आपको सूत्र याद हैं तो आप इस प्रकार के प्रश्नों में गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो ऋतु रसाणाम में जो है राम आखिरी में आ रहा है, उससे आप जो है वो समझ सकते हैं कि जो ड़ा है उसका जो उच्चारण स्थान है, और मूर्धा भी आ रहा है ऋतु रसाणाम मूर्धा, तो मूर्धा जो है इसी में आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। और इसके साथ साथ नासिका इसमें भी आपका आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 35 कि सह गुरुवे दक्षिणाम ददाति पद में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा जो है वो सही होगा। बात करें उत्तर की, तो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चतुर्थी विभक्ति जो है यहाँ पर प्रयोग हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं 36 कि कुर्वन पद में कौन सा प्रत्यय दे रखा है। तो 4 ऑप्शन है, वन, सत्री, सत्र प्रत्यय या सानच प्रत्यय। 4 ऑप्शन है, कौन सा सही होगा। बात कर लेते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सत्र प्रत्यय बिल्कुल सही हो जाएगा कुर्वन पद में। अगला प्रश्न 37 कह रहा है कि श्रवणम का संधि विच्छेद क्या होगा। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि श्रवणम का सही संधि विच्छेद कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। सही होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि श्रो प्लस अड़म आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 38 कह रहा है कि हंसव पद में किस समास का प्रयोग हुआ है। द्वंद्व, दिगु, कर्मधारय या अव्ययभाव। 4 ऑप्शन है, कौन सा सही होगा। तो बात कर लेते हैं उत्तर की, तो हंसव पद में द्वंद्व समास जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 39 कह रहा है कि अनुभूति पद में कौन सा उपसर्ग जो है वो है। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है अनुभूति पद में कौन सा उपसर्ग है। बात करें उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर सी अनु जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला और लास्ट संस्कृत का प्रश्न है आपका 40 पैराग्राफ पर आधारित, आपका आधा पैराग्राफ यहाँ पर दे रखा है और बाकी बचा आगे दे रखा है। और इस पर आधारित प्रश्न है कि सत्यम वद धर्म चर वाक्य कस्य महिमा वर्णिता। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। और पैराग्राफ पर आधारित है तो डायरेक्ट हम आपको उत्तर ही बता देते हैं, तो सत्यस्य जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम आखिरी विज्ञान के 10 प्रश्नों की तरफ। 41 नंबर प्रश्न आपका विज्ञान का है कि डैश एक प्राकृतिक विद्युतीय गतिविधि है
जिसकी विशेषता आकाश में लाल और हरा प्रकाश किरणों की उपस्थिति है और जो विशेष तौर पर उत्तरी या दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव के निकट घटित होती है। तो चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि कौन सी एक प्राकृतिक विद्युतीय गतिविधि जो है वो है। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो सही होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑरोरा जो है लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर डी में। ये एक प्राकृतिक विद्युतीय गतिविधि है जिसकी विशेषता क्या होती है, आकाश में हरा और लाल प्रकाश किरणों की उपस्थिति और ये विशेष तौर पर उत्तरी चुंबकीय ध्रुव तथा दक्षिण चुंबकीय ध्रुव के निकट उत्पन्न होती है। जो उत्तरी चुंबकीय ध्रुव होती है उसी को ऑरोरा बोरियालिस जो है वो कहते हैं और जो दक्षिण चुंबकीय ध्रुव है उसी को ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस जो है वो कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न 42 की तरफ कि फुलरीन जो है कार्बन का एक अपर रूप है, इसकी खोज जो है वो किसने की थी। चार ऑप्शन है, आपको बताना है किसने जो है फुलरीन की खोज जो है वो की थी। चलिए बात करते हैं उत्तर की। आपने सोच लिया होगा, सही होगा आपका उत्तर रिचर्ड स्मेली। फुलरीन की खोज जो है रिचर्ड स्मेली ने 1985 में जो है वो की थी और 1996 में जो है इनको नोबेल पुरस्कार भी जो है वो मिला था। बात करें फुलरीन के बारे में तो फुलरीन के एक अणु में 60 से 70 या इससे अधिक कार्बन परमाणु जो है वो होते हैं और इसकी जो संरचना है वो फुटबॉल जैसी होती है और ये जो है कार्बन का सर्वाधिक अस्थायी अपर रूप भी जो है वो होता है। अगला प्रश्न 43 कह रहा है कि अनाधिकृत उपयोग से नेटवर्क की रक्षा करने के लिए डैश इंटरनेट प्रोटोकॉल को अवरुद्ध करता है। चार ऑप्शन है, आपको बताना है कौन जो है वो सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। बात कर लेते हैं उत्तर की। तो फायरवॉल आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फायरवॉल एक ऐसी युक्ति होती है जो नेटवर्क है उसकी हैकिंग और जो अनाधिकृत उपयोग है उससे सुरक्षा करता है और जब भी कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ेगा तो ये नेटवर्क का जो ट्रैफिक है उसको नियंत्रण करने का कार्य भी जो है वो करता है। अगला प्रश्न 44 कह रहा है कि यदि कोई वस्तु एक वृत्तीय गति में एक समान वेग से चल रही है तो क्या होगा। इसका त्वरण बढ़ता रहता है, इसका त्वरण शून्य रहता है, इसका वेग बदलता रहता है या इसका वेग एक समान रहता है। इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं तो एक लाइक तो आपका बनता ही है। बात कर लेते हैं चलिए उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर सी, इसका वेग जो है वो बदलता रहता है, ये जो है आपका सही हो जाएगा। देखिए किसी वृत्तीय या कह सकते हैं परिधिनुमा जो है जो पथ होता है उस पर गति करना वृत्तीय गति कहलाता है और इस प्रकार की गति में जो वेग है उसकी दिशा सदैव जो है वो बदलती रहती है। ये प्रश्न आपको एक बार पूछा भी जा चुका है। अतः वेग भी बदलता जाएगा जब आप कह सकते हैं कि दिशा बदल रही है तो हालांकि वेग का जो परिणाम होता है वो अचर ही रहता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी, इसका वेग भी बदलता रहता है, यही आपका जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 45 कह रहा है कि डैश एक स्थिति है जिसमें रक्त में लाल कोशिकाओं की या हीमोग्लोबिन की कमी होती है। तो चार ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन सी एनीमिया बिल्कुल सही हो जाएगा। रक्त में आरबीसी या हीमोग्लोबिन की कमी होने पर जो एनीमिया रोग है वो हो जाता है और एक स्वस्थ मनुष्य की बात करें तो उसमें 45 से लेकर 50 लाख आरबीसी होती हैं और इनकी जो जीवन अवधि होती है वो 120 दिन जो है वो होती है। आरबीसी के निर्माण की बात करें तो आरबीसी का निर्माण लाल अस्थि मज्जा जिसे हम इंग्लिश में रेड बोन मैरो कहते हैं उसमें जो है वो होता है। डायरेक्ट भी बहुविकल्पी में ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। और जो मृत आरबीसी होती हैं वो प्लीहा जिसे हम इंग्लिश में स्प्लीन कहते हैं उसमें जो है वो एकत्रित होती हैं। बढ़ते हैं चलिए अगले प्रश्न 46 की तरफ कि निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग पानी के प्रदूषण द्वारा नहीं होता है। हैजा, टाइफाइड, दमा या दस्त। चार ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका दमा बिल्कुल सही हो जाएगा। हैजा, टाइफाइड और दस्त ये तीनों रोग जो अन्य ऑप्शन में दे रखे हैं ये पानी के प्रदूषण से होते हैं जबकि जो दमा है वो वायु प्रदूषण से जो है वो होता है। अगला प्रश्न 47 कह रहा है कि अनुदैर्ध्य तरंगों गैसीय माध्यम में किसका एक उदाहरण है।
उष्मा तरंगों का, रेडियो तरंगों का, विद्युत चुंबकीय तरंगों का या ध्वनि तरंगों का। बात करें उत्तर की तो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि ध्वनि तरंगे जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो ध्वनि तरंगे हैं वह अनुदैर्ध्य तो तरंगे हैं, उन्हीं का उदाहरण होता है, जबकि जो पानी में तरंगे होते हैं वो अनुप्रस्थ तरंगे जो है वो होती हैं। और अनुप्रस्थ तरंगों की बात करें तो कणों की गति जो है इसमें तरंग की दिशा के लंबवत होती है। किसकी? अनुप्रस्थ तरंगों की। और अनुदैर्ध्य तरंगों की कणों की जो गति है वो तरंग की जो गति है उसकी दिशा के अनुरूप होती है। तो ये दोनों में मेजर डिफरेंस होता है। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अनुप्रस्थ तरंगों में कणों की गति तरंग की दिशा के लंबवत और अनुदैर्ध्य तरंगों में कणों की गति तरंग की दिशा के अनुरूप जो है वो होती है। अगला प्रश्न 48 कह रहा है कि प्रक्षेप गति में कुल उड़ान समय डैश होता है। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने के लिए लगने वाले समय से समतुल्य, अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने के लगने वाले समय से 3 गुना, या अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने के लगने वाले समय से 4 गुना, या अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने के लिए लगने वाले समय से 2 गुना। तो उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी ही बिल्कुल सही होगा। अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने के लिए लगने वाले समय से दुगना। प्रक्षेप गति जो है उसमें जो कुल उड़ान है समय और अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में जो लगा समय है उसका जो है वो दुगना जो है वो होता है। अगला प्रश्न 49 कह रहा है कि चींटी के काटने पर कौन सा रासायनिक पदार्थ व्यक्ति के शरीर के भीतर जाता है? फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, टार्टेरिक अम्ल या साइट्रिक अम्ल। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा जो है वो सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो सही होगा आपका पहला ही ऑप्शन यानी कि फॉर्मिक अम्ल जो है वो चींटी के काटने पर व्यक्ति के शरीर में जाता है। इसके अलावा जो सिरका है उसमें एसिटिक अम्ल होता है जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। इसके अलावा बात करें ऑप्शन नंबर सी की तो टार्टेरिक अम्ल जो है ये एक कार्बनिक अम्ल होता है जो कि सफ़ेद क्रिस्टलीय होता है। ये प्राकृतिक रूप से अनेक जो फल हैं जैसे कि अंगूर, केला, इमली, इनमें जो है वो पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल की बात करें तो ये नींबू, संतरा, इन सभी टाइप के जो फल हैं उनमें जो है वो पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले और इस वीडियो के लास्ट प्रश्न की तरफ। 50 की प्रकाश संश्लेषण के दौरान उन्मुक्त ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है? इसके अलावा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो अवश्य कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार आगे भी आप प्रैक्टिस करते रहें। और वीडियो पसंद आया हो लाइक अवश्य करते जाइएगा। ऑप्शन 4 आपके दे रखे हैं, कौन सा सही होगा? पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज या क्लोरोफिल। चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा? तो सही होगा आपका पहला ही ऑप्शन यानी कि पानी जो है आपका सही हो जाएगा। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान उन्मुक्त ऑक्सीजन पानी से जो है वो आती है। तो इसी के साथ हमारे आज के भी 30 प्रश्न समाप्त होते हैं। अगले वीडियो में इसके आगे के पर्यावरण सामाजिक अध्ययन से जो प्रश्न है वो जो हम देखेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।